यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो अपना इको का रिवीजन था उसका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 पब्लिक फाइनेंस करके। ठीक, 4 यूनिट है। ये यूनिट खत्म होने के बाद इको की भी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में छोटे मोटे एक दो टर्म मुझे पढ़ाने हैं जो पहले नहीं था, बाद में इंक्लूड किया गया मटेरियल में, पर ये जो बुक था इसमें वो चीज़ डली नहीं थी। स्पेशली चैप्टर नंबर 1 में जैसे जीडीपी डिफ्लेटर टर्म यूज हुआ है। हार्डली 10 मिनट्स का वो लेक्चर होगा, 10 मिनट का, तो मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा ये वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक है। ये नई वाली जो बुक है उसमें वो प्रिंटेड है, और इस वाली बुक में वो टॉपिक नहीं था। वो टॉपिक का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और उस टॉपिक का छोटा सा हम डिस्कशन करेंगे तो इकोनॉमिक्स हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आएंगे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पे, सॉरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे, कि आपको कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन की वेराइटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करूंगा कि मैं कुछ क्वेश्चन उनमें से फिर आपको कराऊं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, और उन क्वेश्चन को आपको एग्जामिनेशन में देख के ऑब्वियसली जाना है। ठीक है, चलो, चैप्टर है फिस्कल फंक्शन। ठीक है, पहला यूनिट है फिस्कल फंक्शन। फिस्कल फंक्शन का मतलब क्या होता है? दो वर्ड से बनता है ना, फिस्कल। फिस्कल का मतलब होता है रिलेटेड टू गवर्नमेंट। जहां भी वर्ड फिस्कल हो ना, समझ जाना सरकार से संबंधित है। फंक्शन का मतलब क्या होता है? रोल, कि क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, यानी कि एक इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी, इसको बोलते हैं फिजिकल फंक्शन। यही हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट क्या रोल परफॉर्म करता है। ठीक। कुछ बेसिक है, यहाँ से आज सच क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट। इकोनॉमी में गवर्नमेंट का क्या रोल है? एडम स्मिथ ने कुछ बताया था, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, कि रोल क्या होना चाहिए गवर्नमेंट का। उसके बाद जो हमें मेन पढ़ना है इस चैप्टर में, रिचर्ड मुस्क्रेब का। ये रिचर्ड मुस्क्रेब ने गवर्नमेंट का क्या रोल बताया था, वहां पे 3 रोल पढ़ेंगे। एलोकेशन फंक्शन गवर्नमेंट का, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और तीसरा स्टेबलाइजेशन फंक्शन, या फिर इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन बोल सकते हो। ठीक है, ये तीनों पढ़ेंगे यहाँ पे डिटेल में। इन्हीं में से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की। ठीक, चलो आ जाओ। जरा देखो, फिजिकल फंक्शन का मतलब आपको पता चला कि रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में गवर्नमेंट का क्या रोल है? जनरली जो बड़ा नैरो कंसेप्ट था यहाँ पे, जो एडम स्मिथ ने बोला था ना कि गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए, वो बड़ा नैरो कंसेप्ट था। तो जो वाइडर कंसेप्ट था जिसने रोल बढ़ा दिया गवर्नमेंट का इकोनॉमी में, वो था रिचर्ड मुस्क्रेब का, जो कि था क्या? एलोकेशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन। यही चीज यहाँ लिखा है। 3 किस्म के इकोनॉमिक सिस्टम होता है। एक तो सोशलिस्ट या फ्री इकोनॉमी। इसमें होता क्या है ना, रिसोर्सेज को प्राइवेट सेक्टर ऑन करते हैं और प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर ऑन करते हैं रिसोर्सेज को और प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। अच्छा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल अमेरिका, सोशलिस्ट का चाइना, और एक है मिक्स इकोनॉमी, जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी है, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी, दोनों सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। चलो, अगला टॉपिक है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो देखो, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो यही है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि ह्यूमन वांट अनलिमिटेड है बट रिसोर्सेज लिमिटेड। और लिमिटेड क्या, क्वांटिटी में भी लिमिटेड है एंड क्वालिटी क्वालिटी में भी लिमिटेड है रिसोर्सेज। ठीक है। और उसीलिए हर एक इकोनॉमिक सिस्टम में ये चीज पता होना जरूरी है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करने की जरूरत है, कैपिटल गुड्स बनाए कि कंज्यूमर गुड्स बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कौन से मेथड को यूज करके बनाए, कैपिटल इंटेंसिव मेथड की लेबर इंटेंसिव मेथड, हुम टू प्रोड्यूस, कौन है हमारे टारगेट कस्टमर। ठीक, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताऊंगा बाद में, परेशान होने की जरूरत नहीं। और रिसोर्सेज को ऑप्टिमम कैसे यूटिलाइज किया जाए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। चलो, ये तो था बेसिक इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। अब देखते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी। पहला है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने क्या बोला था? एडम स्मिथ वाज अ बोल्ड एडवोकेट ऑफ फ्री इकोनॉमी या फिर मिनिमम गवर्नमेंट एक्टिविटी। देखो, फ्री मार्केट में हमने पढ़ा था, फ्री मार्केट इकोनॉमी में, कि प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। क्या गवर्नमेंट उतना इंटरफेयर नहीं करता, बहुत मिनिमम करता है, ना बराबर का
इंटरफेयर करता है। यही एडम स्मिथ का कहना था। एडम स्मिथ ने फ्री मार्केट इकोनॉमी को इमेजिन किया था, ठीक। और ये बोला था कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम होना चाहिए, पर कुछ ऐसे सेक्टर है जहां गवर्नमेंट का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो एडम स्मिथ भी एडवोकेट करता था। वो क्या, तो नेशनल डिफेंस राष्ट्र सुरक्षा के लिए, है कि नहीं वहां प्राइवेट सेक्टर के हाथ में तो नेशनल डिफेंस नहीं दे सकते। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईली बेनिफिशियल पब्लिक इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन जो सोशल वेलफेयर के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए काम कर रहे हैं ठीक। पब्लिक वर्क करने का, देखो प्राइवेट सेक्टर है ना, तो वो काम नहीं करेगा जिसमें उनको प्रॉफिट ना हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ प्रॉफिट से काम करता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड। तो कुछ ऐसे पब्लिक वर्क, जैसे पार्क, फ्री का पार्क बनाना कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाएगा, तो कुछ ऐसे पब्लिक वर्क जहाँ पे सफिशियंट प्रॉफिट नहीं होता, वो गवर्नमेंट को करना पड़ता है। चलो आ जाओ अगला जो थ्योरी है वो है रिचर्ड मुस्करेव का। देखो 1930 में ना वर्ल्ड में डिप्रेशन आया था, और वहां से रोल गवर्नमेंट का थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। जब भी देखो इकोनॉमी में रिसेशन या डिप्रेशन आ जाती है ना, तो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए बहुत समय लगता है, और रिवाइव करेगा भी तो जो स्ट्रॉन्गर सेक्टर होगा, जो रिच लोग जिस सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व है, वो तो जल्दी रिवाइव करेगा। पर छोटे मोटे स्मॉल स्केल के सेक्टर रिवाइव नहीं करेगा, उनके लिए कौन सोचेगा, तो गवर्नमेंट सोचेगा। तो वहां पे गवर्नमेंट का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इकोनॉमी में इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। इफ देयर इज इनस्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, देन द रोल ऑफ गवर्नमेंट बिकम मोर इम्पोर्टेंट, ठीक। इस चीज को रिचर्ड ने सॉरी एडवोकेट किया था, और बोला कि गवर्नमेंट मेनली 3 प्रकार का रूल फॉलो करता है। एक तो देखो एलोकेशन फंक्शन, दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। इन दोनों को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी फंक्शन, और इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी। इकोनॉमी एज अ होल, ये इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी के इंडिविजुअल कंपोनेंट पे फोकस करते हैं, ये इकोनॉमी एज अ होल। अब देखेंगे देखेंगे इन तीनों फंक्शन के बारे में डिटेल में, ठीक। देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिखा है, उसके बाद तो पर्टिकुलर डिटेल में चैप्टर ही शुरू है। देखो एलोकेशन फंक्शन में क्या होता है कि गवर्नमेंट का पर्पस क्या होता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए कोई भी इनएफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन में। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या होता है कि इनकम एंड वेल्थ जो है कंट्री का, वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, फेयर मैनर में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए हर एक लोगों में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ रिच लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है देश में, ऐसे तो होगा तो रिच बिकम्स मोर रिचर एंड पुअर बिकम मोर पुअरर, और गरीब और धनिक का ये जो फासला है हमेशा बढ़ते रहेगा, समझ रहे हो। एंड मैक्रो इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन में क्या, तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल सही होना चाहिए, इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ सही होनी चाहिए। इन सब चीजों को भी गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ता है। तो 3 रोल है गवर्नमेंट का, ठीक। एक तो इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। एक की रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जब भी प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज यूज हो रहा है तो कोई भी इनइफिशियंसी नहीं होनी चाहिए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, ठीक। और तीसरा है कि ओवरऑल इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट को कम करे, ठीक है, इन्फ्लेशन को कम करे, इकोनॉमी में ग्रोथ प्रमोट करे, ये सारी चीजें। चलो एलोकेशन फंक्शन इसमें क्या करता है, एलोकेशन फंक्शन में देखा जाता है कि जो भी अवेलेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिसको मैं रिसोर्सेज बोलता हूँ, वो एलोकेट करे किस चीज की प्रोडक्शन के लिए, जरा देखना पड़ना। रिसोर्स एलोकेशन रेफर्स टू वे इन विच अवेलेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर एलोकेटेड एवं वेरियस यूजेस टू विच दे में माइट पुट। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से तो बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस हो सकते हैं ना, तो बेस्ट वे में, हाईली इफिशियंट वे में, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए किस चीज के लिए उसको यूज किया जाए प्रोडक्शन के लिए, ये चीज हम एलोकेशन फंक्शन में देखते हैं। पता है हमने ऊपर पढ़ा था कि हर एक इकोनॉमी सिस्टम में इकोनॉमी को इन चारों चीजों को ध्यान देना चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, पता है
रिसोर्सेज एलोकेशन से पहला क्वेश्चन का आंसर पता चलता है इंसान को, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि कौन से चीज में, अभी तो मैं बोल रहा हूँ रिसोर्सेज है वो कौन से सेक्टर की प्रोडक्शन में लगाए, इसी से तो पता चलता है व्हाट टू प्रोड्यूस। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ढूंढते हैं इकोनॉमी में कि क्या प्रोड्यूस करना जरूरी है, मशीनरी वशीनरी का प्रोडक्शन जरूरी है कि कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन जरूरी है। ठीक। रिसोर्सेज एलोकेशन दो प्रकार का हो सकता है, प्राइवेट एलोकेशन जिसमें डिमांड एंड सप्लाई जो होता है ना, मार्केट मैकेनिज्म उसके बेसिस पे रिसोर्स एलोकेशन होता है, और एक स्टेट एलोकेशन, गवर्नमेंट एलोकेट करता है। ठीक। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी पे निर्भर होता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू, फोरकास्टेड रेवेन्यू कैसा है एंड एक्सपेंडिचर पैटर्न कैसा है। सॉरी। मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या मार्केट फेलियर, जब रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाता इफिशिएंट मैनर में, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं मार्केट फेलियर या फिर मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जनरली देखो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज होता है, क्योंकि जो भी फॉर्म होते हैं प्रोडक्शन में वो सब ऑप्टिमम यूज करते हैं रिसोर्सेज को कि अपनी एवरेज कॉस्ट को कम से कम ले आए, प्रोडक्शन कॉस्ट को, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करे। पर जनरली होता क्या है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहीं मिलता नहीं है रियल लाइफ में, इसीलिए रिसोर्सेज का मिस एलोकेशन यानी कि ऑप्टिमम यूज नहीं हो पाता, यानी कि उसी को बोलते हैं मार्केट फेलियर हो जाता है। ठीक। जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जा सकता है उतना प्रोड्यूस नहीं होता, ताकि अंडर प्रोडक्शन हो जाता है या फिर ओवर प्रोडक्शन हो जाता है किसी चीज का। कोई सेक्टर में ज्यादा ही रिसोर्सेज लग गया, ओवर प्रोडक्शन, किसी में कम लगा, अंडर प्रोडक्शन। दिस इज द सिचुएशन ऑफ मार्केट फेलियर। ठीक। चलो मार्केट फेलियर इंपॉर्टेंट है, इसका कारण क्या है, क्यों मार्केट फेलियर होता है। एक तो इम्परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली, मोनोपोली होगा तो लोग आउटपुट कम कर देते हैं और महंगी प्राइस में बेचते हैं, क्योंकि मोनोपोली है ना, खरीदेगा ही लोग। टिपिकली फेल टू प्रोड्यूस कलेक्टिव गुड्स, कलेक्टिव गुड्स मींस गुड्स विच इज यूज्ड बाय पब्लिक एट अ लार्ज, जो कि कॉमन गुड्स होते हैं, बेसिक गुड्स होते हैं, पर वो गुड्स में जनरली अगर प्रॉफिट मार्जिन कम है तो प्राइवेट सेक्टर कभी बनाएगा ही नहीं। प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ वही गुड्स बनाएगा ना जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो, तो इसलिए भी मार्केट फेलियर हो जाता है। एक्सटर्नलिटीज को हम ध्यान नहीं देते, एक्सटर्नलिटीज मतलब प्रोडक्शन या फिर कंजम्पशन के वजह से किसी और बंदे को कॉस्ट या बेनिफिट अगर अराइज होता है, इफ एक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स या एक्शन ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज कॉजेज इम्पैक्ट आइदर कॉस्ट और बेनिफिट टू अनदर पर्सन, उसको बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सिगरेट पी रहा हूँ तो आपको नुकसान हो रहा है, ठीक है, आपको धुआं से प्रॉब्लम है, या धुआं इनटेक कर रहे हो, स्मोक इनटेक कर रहे हो, आपको नुकसान हो रहा है, तो मेरी कंजम्पशन से आपको हार्म हो रहा है ना, तो ये क्या है, एक्सटर्नलिटीज का एग्जाम्पल, और ये निगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। ठीक। वैसे ही मान लो मैंने वैक्सीनेशन करा लिया, ठीक, फॉर एग्जाम्पल वैक्सीनेशन करा लिया तो मेरी कंजम्पशन से आपको फायदा हो रहा है, मैंने वैक्सीनेशन कराया तो बीमारी आपको नहीं लगेगा ना, मैं फैलने से रोक रहा हूँ। ये भी एक्सटर्नलिटीज का एग्जांपल है, कंजम्पशन से रिलेटेड। प्रोडक्शन से देखो, मान लो मैं गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, पॉल्यूशन हो रहा है, पूरी इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है पॉल्यूशन से, तो प्रोडक्शन की वजह से किसी ना किसी को कॉस्ट या बेनिफिट अराइज होता है। जैसे कंजम्पशन में मैंने बेनिफिट का भी एग्जांपल दिया था, वैसे ही प्रोडक्शन में भी बेनिफिट का हो सकता है, आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में। और एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या होता है, वेयर एक्शन ऑफ वन पर्सन कॉजेज कॉस्ट और बेनिफिट टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो जनरली होता क्या, एक्सटर्नलिटीज की वजह से भी मिस एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का। फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्शन सिर्फ ध्यान देते हैं, पर प्रोडक्शन की होने वजह से जो वेस्टेज होता है, या फिर जो क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, इस सब चीज को कंसीडर नहीं करते, पर करनी चाहिए। फैक्ट्री मोबिलिटी मतलब एक जगह पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लग गया तो शिफ्ट नहीं कर सकते दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन इनपरफेक्ट इंफॉर्मेशन मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में प्रोडक्ट को लेकर परफेक्ट इंफॉर्मेशन ना होना, इस वजह से भी इंसान मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करता है। सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, तो इसी पे पूरी चैप्टर ही है, समझ रहे हो। इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, वेल्थ एंड इनकम एंड वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वल है। चलो अगला देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोलेगा रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रिसोर्सेज एलोकेशन। रिसोर्सेज एलोकेशन का गवर्नमेंट का क्या रोल है, क्या करता है, या फिर गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करता है रिसोर्स एलोकेशन के लिए।
इसको ऐसे भी बोल सकता है कि मिस एलोकेशन को रोकने के लिए, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे पहला, टू इम्प्रूव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थ्रू एक्सपेंडिचर एंड टैक्स पॉलिसी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स पॉलिसी ले ऐसा ही लेके आता है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बढ़ जाए। अभी देखेंगे कैसा। दूसरे में देखो, टू डिटरमाइन, कैसे, कितना टैक्स लगाए, किस पे लगाए, और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कौन से सेक्टर में कितना खर्च करे, ठीक। तीसरा है ऑप्टिमम मिक्स ऑफ बोथ पब्लिक एंड मेरिट गुड्स, कि पब्लिक गुड्स वो भी गुड्स बननी चाहिए जो कि लार्ज पब्लिक एट अ लार्ज कंज्यूम करते हैं। मेरिट गुड्स ये भी वो पब्लिक गुड्स है जो पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए बना होता है, ठीक। रीएलोकेशन ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट यूज टू पब्लिक यूज, कई बार हमें गवर्नमेंट को रीएलोकेशन करना पड़ता है, प्राइवेट यूज के लिए जो रिसोर्सेज है उसको पब्लिक यूज बनाना पड़ता है कि सब इंसान यूज कर सकता है उसको, ठीक है। और ये करता कैसे है गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो देखो पहला तो क्या है रिसोर्सेज एलोकेशन कैसे करेगा गवर्नमेंट, कैसे इंटरफेयर करता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करता है पहले और गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ चीज का प्रोडक्शन उसे खुद करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में नहीं देना चाहिए, तो खुद ही करेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया। दूसरा, जो एलोकेशन है उसको गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करता है थ्रू इंसेंटिव एंड डिसइंसेंटिव, किसी गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना हो तो इंसेंटिव दे देगा, किसी के घटाना हो, खतरनाक गुड्स है, हार्मफुल है, तो उसमें क्या करेगा, डिस इंसेंटिव या पेनाल्टी वगैरह लगाएगा, ठीक। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करता है एलोकेशन थ्रू कंपटीशन पॉलिसी, मर्जर कंपटीशन एक्ट ला दिया कि फेयर कंपटीशन हो, ठीक। रेगुलेशन वगैरह लेके आते हैं, जैसे कि लाइसेंसिंग की बनाने के लिए लाइसेंस चाहिए, कंट्रोल रूल्स रेगुलेशन, मिनिमम वेजेस का ईटीसी। गवर्नमेंट सेट लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क की एक लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क का प्रोसीजर डिफाइन है, लॉ है प्रॉपर उसके रिगार्डिंग। और मिक्सचर ऑफ इंटरमीडिएट की, इनमें से जरूरी नहीं एक या एक से ज्यादा चीज को एडॉप्ट करके गवर्नमेंट मिस एलोकेशन को रोकता है। चलो लिखा है गवर्नमेंट एलोकेशन इज अ कॉम्प्लीमेंट रेदर देन सब्सटीट्यूट टू मार्केट सिस्टम, यानी कि मार्केट सिस्टम में पता है ऊपर पढ़े थे ना, प्राइवेट एलोकेशन डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान देके रिसोर्सेज की एलोकेशन होती है कि कौन से सेक्टर में कौन सी गुड्स का डिमांड एंड सप्लाई कितना है। और गवर्नमेंट एलोकेशन में तो गवर्नमेंट तय करता है कि किस गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, है कि नहीं। तो गवर्नमेंट एलोकेशन को बोल रहा है ना, साथ में होना चाहिए, मार्केट तो है ही, मार्केट एलोकेशन उसी के साथ गवर्नमेंट एलोकेशन भी थोड़ा होना चाहिए, सब्सटीट्यूट नहीं, ऐसा नहीं कि मार्केट एलोकेशन को हटा के कंप्लीट गवर्नमेंट एलोकेशन आए, बिल्कुल देखो इसमें क्या लिखा है कि पहले गवर्नमेंट अगर गुड्स एंड सर्विस बना भी रहा है कोई गुड्स एंड सर्विस, तो कोशिश करनी चाहिए कि उसकी प्राइस मार्केट तय करे डिमांड एंड सप्लाई से, है कि नहीं। तो हो गया ना, गवर्नमेंट अपना इंटरफेयर करके गुड्स बनाया, प्लस मार्केट मैकेनिज्म से प्राइस डिटरमाइन हो गई। कुछ सेगमेंट में गवर्नमेंट को खुद ही इंटरफेयर करना चाहिए, जैसे कि लॉ हो गया, लॉ लीगल मैटर हो गए, प्रॉपर्टी राइट वगैरह हो गया, इन सब चीजों में। एक्सटर्नलिटीज है, जहां भी किसी सेगमेंट में है कि किसी की प्रोडक्शन की वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है इन्वायरमेंट के, तो वहां गवर्नमेंट को इंटरफेयर करनी चाहिए। और अगला क्या है, मेरिट गुड विच आर ग्रेटली बेनिफिशियल टू द सोसाइटी फॉल अंडर, कुछ मेरिट गुड्स है, मेरिट गुड्स मतलब जो पब्लिक वेलफेयर के लिए बने हैं, उन गुड्स को जनरली कई बार गवर्नमेंट को ही प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। चलो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन में गवर्नमेंट का क्या होता है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इनकम एंड वेल्थ में, कंट्री का जो इनकम वेल्थ है वो सब में समान बंटनी चाहिए, तभी तो सबको मौका मिलेगा इन्वेस्टमेंट का और आगे बढ़ने का, है कि नहीं। एम देखो, एम ऑफ गवर्नमेंट, एम क्या क्यों है, क्या है गवर्नमेंट का रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एम, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का पहला एम ये है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, है कि नहीं, ऑफ सोशल सोशिएटल आउटपुट एमंग द हाउस होल्ड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हर एक सेगमेंट में, धनी के लिए भी गरीब के लिए भी। एडवांसिंग द वेल बीइंग ऑफ दोज मेंबर ऑफ सोसाइटी हु सफर फ्रॉम डिप्राइवेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, देखो कुछ सेगमेंट है जिनको जरूरत है कि उस सेगमेंट पे सरकार को ध्यान दे, तो उस सेगमेंट में गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, और ये भी एक मकसद है कि इनकम फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक। इक्वालिटी होना चाहिए इनकम वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी में हर एक सेगमेंट को। सिक्योरिटी फॉर पीपल हु हैव हार्डशिप, जैसे कि ओल्ड एज पीपल हो गए, उनके लिए कुछ पेंशन वगैरह दे दो, है ना, वृद्ध भत्ता जो बोलते हैं, ओल्ड एज अलावेंस,
ये सारी चीजें हो गई। इंश्योरिंग दैट एवरीवन एंजॉय मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लेवल, और गवर्नमेंट का ये भी उद्देश्य है कि हर एक इंसान एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बेसिक जो नीड है वो तो सबके ही पूरा हो। तो ये ध्यान में रख के गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करता है कि इक्वालिटी हो, सिक्योरिटी हो, ठीक है, सिक्योरिटी फॉर पीपल हु हैव हार्डशिप, मिनिमम स्टैंडर्ड मिले सबको, है कि नहीं। चलो यहाँ देखो एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या फिर इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकता है मार्केट इंटरवेंशन फॉर, गवर्नमेंट का मार्केट इंटरवेंशन फॉर सोशल इकोनॉमिक कॉजेज, दोनों तरीके से पूछे यही चीज लिखना है। देखो जरा कैसे गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है और रीडिस्ट्रीब्यूशन को ठीक रखता है कि गरीब को भी मौका मिले, धनी को भी मौका मिले। देखो टैक्सेशन पॉलिसी को गवर्नमेंट कर देता है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स रेट लगेगा आपको। लोअर ब्रैकेट गरीब लोगों पे कम टैक्स लो, धनी लोगों पे ज्यादा टैक्स लो, गरीब लोगों को सब्सिडीज दे दो, तब आएगा ना फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा देखो टैक्स कलेक्ट करके फाइनेंस करो पब्लिक सर्विसेज स्पेशली दोज विच आर बेनिफिशियल टू लो इनकम लेवल, यानी कि जो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो सुविधाएं हो सकती है वो सुविधा पे खर्च करो पैसा, है कि नहीं। तीसरा रिजर्वेशन एंड प्रेफरेंस देना चाहिए कुछ सेगमेंट को जो बहुत बैकवर्ड है, तभी तो फ्रंट में आएंगे। रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट जो कि हेल्थ एंड कंज्यूमर के वेलबींग से रिलेटेड हो, कंज्यूमर के हेल्थ एंड वेलबींग से रिलेटेड हो, उस पर रेगुलेशन होना चाहिए। जैसे कि मान लो अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, इस पर प्रॉपर रेगुलेशन होनी चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि ये सब कौन से गुड्स है जो हार्म करते हैं। वैसे ही बैकवर्ड रीजन के लिए स्पेशल स्कीम लेके आता है गवर्नमेंट कि उनको भी मौका मिले। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में ना जनरली गवर्नमेंट का पर्पस क्या होता है कि जैसे कैसे अमीर लोग हैं तो गरीब लोगों को भी एक मौका मिलना चाहिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। इसके लिए सरकार टैक्स कम कर सकता है, उनपे धनिक लोगों से ज्यादा कर सकता है, टैक्सेशन चार्ज उनके लिए खर्च करेगा, स्पेशल स्कीम लेके आएगा, थोड़ा प्रेफरेंस देगा, तभी तो वो भी आगे बढ़ेंगे, यही लिखा हुआ है। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इक्वालिटी एंड इफिशियंसी, अच्छा पॉइंट है। बताओ रीडिस्ट्रीब्यूशन करोगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे लो कि रिच से ज्यादा टैक्स लो और पुअर को इंसेंटिव दो, तो इससे इक्वालिटी तो होगी कि पुअर को भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा रिच जैसा, लेकिन इफिशियंसी नहीं होगी। इफिशियंसी का मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पाएगा इकोनॉमी में। फॉर एग्जांपल अगर देखो अगर रिच से ज्यादा पैसे लोगे और टैक्सेशन बराबर नहीं रखोगे, रिच के लिए बहुत ज्यादा रखोगे और पुअर को आप कम टैक्स रेट पे रखोगे कि अगर कोई कम कमा रहा है तो कम टैक्स पे कर रहा है, तो होगा क्या, इससे रिच पीपल डिस्करेज होंगे, टैक्स छुपाने लगेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगा और यूटिलाइज करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल पढ़ लेना। स्टेबलाइजेशन फंक्शन ये क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक फंक्शन है कि इकोनॉमी एज अ होल को स्टेबलाइज करने की जरूरत है। कैसे कि लेबर एंड कैपिटल का यूटिलाइजेशन सही होना चाहिए, कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो लेबर की, ओवरऑल इनकम एंड आउटपुट बढ़े, इन्फ्लेशन घटे, ग्रोथ हो इकोनॉमी में, यही सारी चीज को ध्यान देता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हो, ठीक। चलो देखो नीड ऑफ स्टेबलाइजेशन फंक्शन इन एन मार्केट इकोनॉमी, कई बार मार्केट इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन फंक्शन की जरूरत क्यों है, गवर्नमेंट को क्यों इंटरफेयर करना है स्टेबिलिटी लाने के लिए, कि डिमांड एंड सप्लाई से जो मार्केट मैकेनिज्म तय है क्या उससे इकोनॉमी स्टेबल नहीं रहेगी, तो नहीं। कई बार क्या होता है ना कि जो मार्केट मैकेनिज्म है ना वो बड़ा लिमिटेड है टू इट्स कैपेसिटी टू रिजॉल्व द डिसरप्शन। देखो इकोनॉमी एक ऐसे फ्लो में चलती है, ये इकोनॉमी की ग्रोथ है, ये बूम है, ये रिसेशन है, सॉरी डिप्रेशन है, ये रिसेशन है, ये फिर ग्रोथ है, ठीक। तो देखो मान लो कि ये डिप्रेशन फेज में चल रही है इकोनॉमी, इस फेज में इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, इकोनॉमी यहाँ से रिवाइव हो, कई बार मार्केट मैकेनिज्म काम नहीं आता, वहां पे गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है। हो सकता है कि जो रिसेशन या इन्फ्लेशन हो, अगर इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे तो वो कहाँ तक कंटिन्यू करे, बड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक रह जाए इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करके इकोनॉमी को स्टेबलाइज करनी पड़ती है। तीसरा है
देयर में भी पॉसिबिलिटी ऑफ स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन तो है, अनएम्प्लॉयमेंट साथ में, अब देखो महंगाई भी है और प्लस बेरोजगारी भी है, तो इंसान ही मर जाएगा ऐसे तो। अगला, स्टेबलाइजेशन इसलिए भी जरूरी है कि आज के देश में, आज के समय में क्या है कि हर एक इकोनॉमी दूसरे इकोनॉमी पे इंडिपेंडेंट हो चुका है। इस वजह से होता क्या है, एक इकोनॉमी में रिसेशन आती है, ऑटोमेटिकली दूसरा इकोनॉमी प्रभावित हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लो, 2008 में जो रिसेशन आई थी, यूएस में आई थी ना, और सॉफ्टवेयर सेक्टर बहुत हैवीली प्रभावित हो गए थे इंडिया के। क्यों? क्योंकि उनकी मैक्सिमम अर्निंग यूएस से भी होती है, आउटसोर्स किया हुआ बिजनेस है उनका। चलो, इसी को बोलते हैं इंटर डिपेंडेंसी ऑफ इकोनॉमी को, जहाँ पे एक इकोनॉमी इफेक्ट होती है तो दूसरा भी हो जाता है, कॉन्टाजियन इफेक्ट। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट कैसे करता है। तो देखो, एक तो हम देखेंगे कि रोल ऑफ फिजिकल पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू का पॉलिसी है, टैक्सेशन का पॉलिसी है, ये कैसे रोल प्ले करता है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में। पहले तो यही यही देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर साइड। देखो, गवर्नमेंट को अगर पैसे डालने हो ना इकोनॉमी में, पैसे तो खर्चा कर देगा इकोनॉमी में, एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ा देगा, एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा ऑटोमेटिकली मनी इंजेक्ट होंगी, है कि नहीं। दूसरा, टैक्सेशन पॉलिसी। देखो, गवर्नमेंट अगर टैक्स लगाएगा तो लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो कंजम्पशन नहीं होगा, ठीक। तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन जब कम करना हो, फॉर एग्जाम्पल पैसे कम रखने हो इकोनॉमी में, पैसे इंजेक्ट नहीं, पैसे निकालने हो इकोनॉमी से, तो क्या करेगा, टैक्स ज्यादा चार्ज कर देगा, लोगों के पास पैसा बचेगा ही नहीं, और बचेगा नहीं तो डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, ठीक। समझ रहे हो, तो टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसी से गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा होता है। इकोनॉमी में पैसे डालने, एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, पैसे कम करने, एक्सपेंडिचर थोड़ा कम करो, प्लस टैक्सेशन बढ़ा दो। टैक्स टैक्स क्या है, गवर्नमेंट के लिए इनकम है, रेवेन्यू, कहने का मतलब रेवेन्यू बढ़ा दो और खर्चे कम कर दो। एक्शन ड्यूरिंग रिसेशन, रिसेशन में क्या करता है गवर्नमेंट। अब रिसेशन में देखो इकोनॉमी एकदम ठप पड़ी है, गवर्नमेंट को रिवाइव करना है तो एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा, अपना खर्चा बढ़ाएगा, चारों ओर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा तो पैसा गवर्नमेंट का इकोनॉमी में इंजेक्ट होगा, फ्लो ऑफ मनी में आ जाएगा, है कि नहीं। और दूसरा, टैक्स घटा देगा, टैक्स घटा देगा तो लोगों के पास पैसा बचेगा, है कि नहीं। एक्शन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अगर देश में बढ़ गई, इन्फ्लेशन के कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, टैक्स बढ़ा देगा, अपने खर्चे कम कर देगा, तो डिमांड में कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। डेफिसिट बजटिंग देखो, रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर घटाओगे, रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तो सरप्लस या डेफिसिट आता है। अगर रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम, तो सरप्लस आएगा, है कि नहीं, गवर्नमेंट के लिए सरप्लस बजट। डेफिसिट बजट का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट कई बार खर्चे ज्यादा करता है एक्सपेक्टेड रेवेन्यू से। खर्चे क्यों ज्यादा करता है, जब इकोनॉमी को एक स्टिमुलेट करना हो, बूस्ट देना हो, पैसे इंजेक्ट करना हो, तो मैंने बताया था ना, खर्चे करेगा गवर्नमेंट तो ऑटोमेटिक वो पैसा इकोनॉमी में आ जाएगा, लोगों के पास आ जाएगा, पर पैसा सर्कुलेट होगा इकोनॉमी में और इकोनॉमी में ग्रोथ प्रमोट होगा, ठीक। चलो कंपोनेंट देखो, फिजिकल पॉलिसी के दो कंपोनेंट है। एक तो है कि ओवरऑल पूरी इकोनॉमी एज अ होल को इम्पैक्ट करता है, कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू या गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है, इसकी वजह से पूरी इकोनॉमी एज अ होल इम्पैक्ट होती है, इसको बोलते हैं ओवरऑल इम्पैक्ट। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, मतलब पर्टिकुलर पॉलिसी पर्टिकुलर चीज के ही इम्पैक्ट के लिए बनाया होता है, कि सिर्फ इस सेगमेंट को सुधारने के लिए पॉलिसी बनाया है मैंने, तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट जनरेटेड बाई स्पेसिफिक पॉलिसी इट एडप्ट। ये स्पेसिफिक पॉलिसी बनाया। एक है तो ओवरऑल इकोनॉमी, जैसे रिसेशन डिप्रेशन वाला एग्जांपल पढ़ रहे थे, रिसेशन में ओवरऑल इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट कर रहा था ये चीज, पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए नहीं। इन्फ्लेशन के लिए ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, पर कई बार पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए करता है ना, ये एक पॉलिसी बनाया है सिर्फ इस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए, तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट, ठीक है। चलो, खत्म हुआ चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था, ऐसा कुछ नहीं है। अगले में पढ़ेंगे मिस एलोकेशन या मार्केट फेलियर के बारे में, जो हमने देखा था ना अभी, ये जो हमने देखा था, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, पब्लिक गुड्स, एक्सटर्नलिटीज, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, ये सारे के बारे में डिटेल में नेक्स्ट यूनिट में चैप्टर नंबर 2 का जो यूनिट 2 है उसमें रिवीजन करेंगे, ठीक है। ओवरऑल चैप्टर कैसे याद रखना है कि गवर्नमेंट का क्या रोल है इकोनॉमी में, ये पढ़ते हैं हम फिजिकल फंक्शन में। रोल में देखो, एडम स्मिथ ने तो बोला था कि देखो
फ्री मार्केट को वो सपोर्ट करता था, बोलता था प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होना चाहिए सब चीज, गवर्नमेंट को मिनिमम इंटरफेयर करना चाहिए, हाँ कुछ कुछ सेगमेंट में कर सकता है, जैसे नेशनल डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस हो गया, पब्लिक वर्क को प्रमोट करना हो गया, पब्लिक इंस्टीट्यूशन को बनाना, एस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना। रिचर्ड फिर आता है रिचर्ड मुस्ग्रेव, इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, जैसे जैसे इकोनॉमी को हमने नोटिस किया कि एक इकोनॉमी जब अनस्टेबल सिचुएशन में आ जाती है, इकोनॉमी को रिवाइव करने की जरूरत हो, तो सिर्फ मार्केट मैकेनिज्म से, फ्री इकोनॉमी से काम नहीं चलेगा, फिर वहाँ पे गवर्नमेंट की रोल बहुत ज्यादा हो जाता है, और गवर्नमेंट को जनरली 3 रोल परफॉर्म करनी चाहिए। एलोकेशन, ये रिसोर्सेज का एलोकेशन सही होना चाहिए, ये व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर हमें देता है कि नहीं, मिस एलोकेशन नहीं होना चाहिए, कुछ रीजन हमने पढ़ा था मिस एलोकेशन का भी, ठीक, जो कि ये रहा दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन, इनकम एंड वेल्थ का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पुअर पीपल को भी मौका मिलना चाहिए, कैसे करता है ये सारी चीजें तो हमने देखा था, एक तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा देगा, पुअर पीपल के लिए स्पेशल स्कीम लेके आएंगे, है कि नहीं, ये सारी चीजें। एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शन में हमने देखा था कि ओवरऑल इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना हो, इन्फ्लेशन बढ़ गया या फिर ग्रोथ प्रमोट करना है इकोनॉमी में, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इस चीज को लेके जो गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसी बना के काम करता है, उसमें जो गवर्नमेंट का रूल है उसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन फंक्शन, ठीक है। चलो